मुझे याद है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ रहे थे, राइट? है ना? तो नेगेटिविटी हमने पढ़ा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम थोड़ी बातचीत करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम और क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिगार्डिंग में कुछ वैल्यूज लिखवाई थी, आपको याद आ रहा होगा? और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से थे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो फोन कॉल बोलते थे उसको, याद आ रहा है? भैया फोन कॉल हमारे पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हुआ करते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कवर कर ली, एक बार थोड़ा पन्ने पलट लो प्रॉपर्टीज के, ठीक है? हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, खत्म कर ली, उनके पन्ने में पलट ली ताकि सब कुछ हमें दिमाग में आ जाए। तो शुरुआत की थी हम लोगों ने एटॉमिक साइज से, एटॉमिक रेडियस से। मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर हमारे पास 4 किस्म के रेडियस होते हैं। पहला था कोवेलेंट रेडियस, दूसरा था बोलते रहो मेटालिक रेडियस, तीसरा था वैन डर वाल्स रेडियस और चौथा था आयोनिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस हमने 2 तरह के मॉलिक्यूल्स में देखा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जहां पे दोनों एटम सेम होंगे, और दूसरा कौन सा था बताइए हमारे पास? हेटेरो। हेटेरो वाले का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? क्या था बताइए? डिस्टेंस इज इक्वल टू Ra प्लस Rb प्लस माइनस, बहुत बढ़िया। तो माइनस 0.09 इनटू मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने शुरुआत की आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारे पास? अच्छा, इसके ट्रेंड्स की बात भी कर लेते हैं, एक्सेप्शंस की बात भी कर लेते हैं। तो लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता था, तो साइज क्या होता था? और टॉप टू बॉटम में जो साइज था क्या होता था? बढ़ता था। याद आ रहा है? एक्सेप्शंस पे आते हैं। तो जो हम लोगों ने पहला एक्सेप्शन लिखा था कि भैया ग्रुप 18 वालों का साइज उनके रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ऐसा काहे होता है? हाँ, क्योंकि ग्रुप 18 के लिए हम लोग कौन से रेडियस की बात करते हैं? वैन डर वाल्स रेडियस। दूसरा एक्सेप्शन क्या था हमारे पास बताइए एक बार? एल्यूमिनियम और गैलियम। तो गैलियम का साइज हमने देखा कि भैया एल्यूमिनियम में लगभग बराबर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन था इसका? पुअर शील्डिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल्स। याद आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तीसरा एक्सेप्शन क्या था हमारे पास? हाँ, 4d सीरीज और 5d ट्रांजिशन सीरीज का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम होता है। इसका रीजन हम लोगों ने क्या दिया था? हाँ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या था बोलो? और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो था वो होता है ड्यू टू 4f ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स? 4f। याद आ गया आप लोगों को? कहानी आगे बढ़ती है। एक और एक्सेप्शन था हमारे पास 3d सीरीज वाला, कि 3d सीरीज में स्टार्टिंग में साइज कम होता है, फिर लगभग बराबर होता है और फिर हल्का सा बढ़ जाता है। तो हमने उसको भी देखा था, ठीक है? और कुछ था इसमें? नहीं। तो सेकंड पे आता है। सेकंड वर्क प्रॉपर्टी वाज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, देखा था हम लोगों ने। और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज होती जाती है। और हमने ये भी देखा था कि इसके एक्सेप्शन में हमने बात की थी, ग्रुप 18 वालों से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है ना? उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और उसमें भी सबसे छोटा कौन था? हीलियम। तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा थी। याद आ गया आप लोगों को? चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसके पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट से राइट मूव करने पर साइज घटता है, साइज छोटा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ताकत भी ज्यादा लगेगी। और जब साइज बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है, और दूर हो जाता है तो निकाल के ले जाना आसान हो जाएगा, मतलब ताकत कम लगेगी, ठीक है? इसका एक्सेप्शन ग्रुप 18 का एक्सेप्शन था हमारे पास। एक था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, कि नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे क्या आता है? फास्फोरस। और ऑक्सीजन के बगल में क्या आता है? सल्फर। तो फास्फोरस और सल्फर का भी था, हमने देखा था। उसके बाद हमने और कहाँ देखा था? हाँ, सीजियम फ्रेंशियम वाला भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने बेरिलियम और बोरोन का देखा था, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का देखा था। तो क्वेश्चन याद आ गया आप लोग सब कुछ? रीजन दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद आ रहा है आप लोगों को? और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज की बात होती है। कौन सी बात होती है? एनर्जी। हमने ये देखा था कि पहला इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन बाद वाले इलेक्ट्रॉन से केस में एनर्जी
देनी पड़ती है। याद आ रहा है आप लोगों को कि भैया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो नेगेटिव भी होती सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारी क्या होंगी हमेशा पॉजिटिव। उस सब में हमें ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोगों ने बात की थी, जो हम लोगों ने वैल्यूज लिखी हैं पॉलिंग स्केल, मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापने के लिए अलग अलग स्केल्स होती हैं हमारे पास, तो हम लोगों ने पॉलिंग स्केल के हिसाब से कुछ वैल्यूज को लिखा था। और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है? क्लोरीन की, है ना। फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती, हमने बात की थी इसके ऊपर भी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिगार्डिंग कुछ बातचीत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक जो एप्लीकेशन आता है दैट इज ये क्या होता है, सुना ध्यान से, इसको बोलते हैं हैनी स्मिथ फार्मूला। ये होता क्या है यार, हर चीज में ना अगर हम किसी भी तरह के कंपाउंड की बात करें उसमें आयोनिक नेचर भी होता है और कुछ ना कुछ उसमें कोवेलेंट नेचर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर मैं किसी भाई को पकड़ लो, ठीक है, तो हर इंसान के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब उसके अंदर मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज भी होती हैं और लड़कियों वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन अगर उसमें लड़के वाली प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये लड़का है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से लड़कियों में भी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन लड़कियों वाली प्रॉपर्टी के डोमिनेट करती है तो हम क्या बोलते हैं उसको लड़की है। जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में भगवान शिव की जो फोटो होती है अर्धनारीश्वर वाली, जिसमें वो आधे मेल है और आधे क्या है वो फीमेल है, तो वो क्या डिपिक्ट करता है बेसिकली कि उसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, तो जो प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है उस हिसाब से उस कंपाउंड के बिहेवियर को बताया जाता है। तो उसी तरीके से मेरे भाई हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सारे कंपाउंड्स में कोवेलेंट प्रॉपर्टी भी होती है और आयनिक भी होती है। मैडम को जगह दो भाई, क्लास डिस्ट्रैक्ट हो गई हमारी, ठीक, चलो बढ़िया। हाँ, तो उसके अंदर कोवेलेंट प्रॉपर्टी भी होती है और आयोनिक, हर चीज, मतलब मान लो मैं कोई भी कंपाउंड लेता हूं उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा कोवेलेंट भी होगा और कुछ ना कुछ हिस्सा क्या होगा आयोनिक भी होगा। तो मेरे भाई हैनी स्मिथ, ये दो बाबा लोगों का नाम है हैनी स्मिथ, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने बोला कि किसी भी कंपाउंड में अगर आपको उसका परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालना है, अगर क्या निकालना है हमें उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर, तो उसका फॉर्मूला इसने दिया 16 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। ऐसा ही फॉर्मूला है, इसे लिख लो इस चीज को, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज हैनी स्मिथ फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज हैनी स्मिथ फॉर्मूला, दैट इज परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। मैं तुम्हें अगर ये बोलता हूं कि NaCl, जिसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड मानते हैं, NaCl में आयोनिक परसेंटेज निकालो कि NaCl जो है वो कितना आयोनिक है, NaCl कितना आयोनिक है, इसको सॉल्व करिए। आपको Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, आपको टेबल में लिखवाई गई है, कितना है 0.9, और क्लोरीन की भी लिखवाई गई है 3 है ना, तो दोनों का डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं, लग जाइए काम पर। तो अगर मुझे इसमें परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालना है तो 16 इंटू, यहाँ कितना डिफरेंस आएगा मेरे पास 0.6, मतलब वही तो मारेंगे जूता जब लिखे हैं ऐसा, तो कहाँ ऐसा कर रहा है। सॉल्व कर ले कितना आ रहा है देख ले। वैसे आज तक सवाल नहीं आया इसके ऊपर, जैसे मैंने ऐसे लिखवा दिया तुम लोगों को। $50 से कम आएगा, लेकिन 49.35 कैलकुलेटर अच्छा है ना तेरा, काम करता है बढ़िया।
ठीक है, तो 49.35% हमारे पास आया। मतलब NaCl जिसको हम लोग बचपन से आज तक मानते थे कि कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में आयोनिक का परसेंटेज कितना है 49.35। दिख रहा है आप लोगों को? कितनी अजीब बात है कि नहीं? और फिर भी हम लोग NaCl को क्या बोलते हैं, कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। सोचिए 50% भी आयोनिक नहीं है, इसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड चीख के पकाते हैं, है कि नहीं? चलिए बढ़िया बात है, अच्छी चीज है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग और क्या क्या निकाल सकते हैं, सुनना ध्यान से। व्हाट आर द अदर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें समझनी है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा मेरे भाई। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, पढ़ा हो जैसा, एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, कंपाउंड का नॉन मेटल होने का नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा। तो मान लो अगर मैं वैसे लिखता हूं यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, मैं बोलता हूं कि इनमें सबसे अच्छा वाला मेटल कौन सा है, तो तुम जानते हो कि टॉप से बॉटम आने पर तुमने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। तुमने देखा भी है कि लिथियम की वैल्यू 1 थी, सोडियम की वैल्यू 0.9 थी, तो टॉप टू बॉटम जो मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, जल्दी बोलो, घट रही है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है मेरे भाई तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर घट रही है तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को? पक्का, सच्ची मच्ची? तो लिख लो भाई, इसको लिख लो फटाफट। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप इससे क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं। हो गया? अगला लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या चीज है ये? कौन कौन से प्रकार के ऑक्साइड होते हैं हमारे पास? एसिडिक ऑक्साइड हो गए, फिर कौन सा हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड हो गए, फिर कौन सा हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए, और न्यूट्रल के बाद क्या देगा हमारे पास, एम्फोटेरिक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लास 11th में हैं तो आप लोगों को न्यूट्रल और एम्फोटेरिक का अंतर पता होगा। न्यूट्रल मतलब वो होता है जो ना ही एसिडिक है ना ही, और एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, जो एसिडिक भी है और बेसिक भी, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो शुरुआत करते हैं एसिडिक ऑक्साइड की। भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिक ऑक्साइड? एक बात सुनना ध्यान से, पूरी केमिस्ट्री में जब भी हम कोई रिएक्शन करवाएंगे, जैसे मान लो ऑक्साइड, CO2 क्या है, ऑक्साइड है, SO2 क्या है, ऑक्साइड है, CaO क्या है, ऑक्साइड है, MgO क्या है, ऑक्साइड है। कभी भी मेरे भाई कोई ऑक्साइड जो है वो खुद पे रिएक्ट नहीं करता है, हमें पहले उस ऑक्साइड को पानी में क्या करना पड़ता है, घोलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब होता है चूना। क्या मतलब होता है? अब मान लो चूना ले लिया मैंने और एक और ढेला ले आया मान लो एसिड का, इस ढेला को उस ढेला को चिपका दिया, क्या इनमें रिएक्शन होगी? क्या नहीं। हमें पहले इसका क्या करना पड़ेगा, घोल। जो घोल को तैयार कर लिया अपन, तो हमेशा किसी भी ऑक्साइड को अपन पहले पानी में डालते हैं। किसमें डालते हैं अपन? पानी में। अच्छा, पानी का नेचर क्या होता है, उसका पीएच कितना होता है, शुद्ध पानी एकदम मिनरल वाटर, तो भैया उसका पीएच कितना होगा, 7। तो अगर पीएच उसका 7 है, इसका मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही वो, क्या बात समझ में आती है आपको? अब जैसे मान लो जब मैंने उसमें ये डाल दिया, चावल डाल दिया,
चौक का मैंने घोल तैयार किया। अब चौक का घोल जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। क्या बोला मैंने, बोलो, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन तैयार हुआ था वो क्या हो गया है, बेसिक। और वो सॉल्यूशन पानी तो खुद कुछ भी नहीं था, तो मतलब बेसिक नेचर को डालने वाली कौन सी चीज हुई, ये चौक, जिसने उस सॉल्यूशन को क्या बनाया, बेसिक बनाया। मतलब जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है कि नहीं, जो आप क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, उस कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है भाई मेरे, पानी के अंदर डाल दिया CO2, क्या डाल दिया पानी के अंदर, हम भर भर के CO2 डाल दिया। अब पानी में जब CO2 चला गया, फिर अपना निकाला, अपन लोगों ने जेब से लिटमस पेपर डुबा दिया कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो भैया वो नीला लिटमस क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। इसका मतलब लाल हो गया, मतलब उसके अंदर क्या हो चुका है, वो एसिड है। क्या बन गया उसके अंदर, तो उसको एसिड बनाने का जिम्मेदार कौन था, CO2। तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि CO2 एसिडिक है। बात समझ में आ रही है। तो ऑक्साइड को पहले किस में घोला जाता है, पानी में, और पानी में घोलने के बाद उसको तैयार किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे मान लो तुमने ऐसा पढ़ा होगा, जैसे मान लो मैं लिखता हूं CaOH twice प्लस H2CO3, मैंने ऐसा लिख दिया, तो तुम जानते हो एक बेस है और एक क्या है, अब बचपन में जुड़ा हुआ हम लोगों ने कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को प्यार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते थे। तो मैंने भाई ये रहा बेस, ये रहा एसिड, जब इनका आपस में कार्यक्रम चलेगा तो CaCO3 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, H2O। अब मान लो इस रिएक्शन को जब एग्जाम में ऐसा लिखा गया CaO प्लस H2CO3, तो मेरे भाई बच्चा अपना माथा पकड़ लिया कि यहाँ पर क्या होगा। अरे भाई यहाँ पर भी सेम होगा, तुम्हें दिख तो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या दिख रहा है बोलो, लेकिन तुम्हें सोचना क्या है, तो मेरे भाई देखो इसको, क्या करना है, इसको देखो, इसको किसको देखो, CaO को, लेकिन सोचो किसके बारे में। तो लॉन्डो को तो एक्सपीरियंस भी होगा कि देखो इसको और सोचो इसको, है कि नहीं भाई। लॉन्डा बोल रहा हाँ सच, यही का काम है मेरा। भाई देखना किसको है, कैल्शियम ऑक्साइड को, लेकिन सोचना किसके बारे में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। क्या बात समझ में आती है, क्योंकि ये तो ढेला की फॉर्म में होगा, ये खुद में रिएक्ट, तो पहले बाय डिफॉल्ट आपको सोचना है कि इसको किसमें डाला गया होगा, जल में, जल में डाल के उसका घोल तैयार किया गया होगा, और उस घोल की रिएक्शन किससे करवाई जा रही है, H2CO3 का। तो प्रोडक्ट तो आपको आंख मूंद करके क्या बना देना है, क्या है दिक्कत इसमें कोई। तो चलिए वापस यहाँ पर आते हैं, ये वाली कहानी हमने समझ ली क्या होगी यहाँ पर, वापस यहाँ पे। तो भैया सुनना ध्यान से, बचपन से हमने रखते आए हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो मेरे भाई नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CO2, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया SO2, मैंने लिख दिया SO3, मैंने लिख दिया NO2, ये सारे ऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक। कैसे ऑक्साइड है, सारे एसिडिक। बेसिक पे आ जाते हैं, बेसिक तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक। जैसे मैंने यहाँ लिखा Na2O, मैंने लिखा यहाँ पे MgO, मैंने लिखा यहाँ पर CaO, ये सारे क्या हो जाएंगे, बेसिक। न्यूट्रल, हमारे पूरे सिलेबस में मात्र 3 ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है, कितने, तो इनका अपन टैटू बनवा लेंगे मेरे भाई। ये 3 कौन कौन से देख लो एक बार ध्यान से। पहला है CO, कौन सा लिखा मैंने, CO। दूसरा लिखा मेरे भाई मैंने NO, क्या लिखा बोलो, और तीसरा लिख रहा हूं N2O, क्या लिखा मैंने, तो CO NO N2, जल्दी बोलो एक बार, CO NO N2O। न्यूट्रल कितने सिर्फ है, 3। अरे CO के बारे में जानते हैं आप लोग, इसको प्यार से बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हाईली पॉइजनस गैस है। ये लॉन्डे को मानो ठंड लग रही है, इसने अपना कमरा बंद कर लिया, फिर भी उसको ठंड लग रही है, तो इसने डाल लिया कोयला, और जलते हुए कोयले में आग सेक रहा था, कुछ देर बाद इसकी आंख लग गई, और जब सुबह हम लोग इसके पास आए तो माला लेकर आने पड़ी, और माला इसके ऊपर चढ़ाना पड़ जाएगा। क्यों मेरे भाई, बिकॉज CO जो गैस होती है, जब कोयला अच्छे से बर्न नहीं होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। और हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, सुना होगा आप लोगों ने, है कि नहीं, क्या होता है हमारे अंदर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को प्यार है ऑक्सीजन से, किससे प्यार है, तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरी करना पूरी बॉडी में, हर जगह नस नुस एकदम बढ़िया तरीके से क्या पहुंचाना काम है उसका, ऑक्सीजन को, कि भैया हर जगह क्या पहुंचे, ऑक्सीजन। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है दोगला आदमी है, उसके सामने मान लो ऑक्सीजन आए और एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड आए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्यार में 300 बार हाँ बोलेगा। इसको अंग्रेजी में लिखा होता है कि द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज 300 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन होने की टेंडेंसी हीमोग्लोबिन की काफी
और वो जब कंबाइन होता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन का सिंबल Hb होता है। कभी आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो उसमें Hb रिपोर्ट आती है, तो क्या लिखा मैंने? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो भैया हीमोग्लोबिन की CO से कंबाइन होने की एफिनिटी कितनी ज्यादा है? 300 गुना ज्यादा है। तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, अब क्या जा रहा है? CO। तो आपके लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इन सबको खाना पकाने के लिए क्या चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए था। अब वो खाना नहीं पका पा रहे, भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे कुछ देर बाद, तो आप भी क्या हो जाओगे? मर जाएंगे। फिर भोज भात खाएंगे भाई हम लोग तो लौंडा चल बसा अपना। ठीक, इस पे आते हैं NO पे। NO जो होता है, आप देखिए इसको, NO को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार, फिर से बोलो एक बार, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन काहे बोल रहे हैं भाई? इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन है और इसमें 7 गो। जहां तक मुझे मैथ आती है 8 और 7 कितना होता है? 15। और 15 इज अ ऑड नंबर। 15 इज अ, देखो सवाल क्या है, जेई में दिखाऊंगा आप लोग। सवाल आया था कि जो NO है वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। सवाल ऐसा आ गया, बच्चा लोग अपना मास्टर को खूब गरियाया, बोला कि साला हमारा मास्टर तो हमें एक एलिमेंट का लिखना सिखाया है, हमें सोडियम का लिखना आता है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता है, और उसमें हम चेक भी कर लेंगे कि ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया? NO। इसको कैसे चेक करेंगे? भाई साहब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या आप 15 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना सकते हो कभी? खुद सोच भाई, लौंडा सोच रहा भाई, मेरे 15 ऑड नंबर है और 15 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो ये कंपाउंड कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की जरूरत, हाँ मतलब टीचर को गरियाना नहीं है। तो दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और ये कंपाउंड जो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ में आती है आपको? और मेरे भाई N2 को तो जानते होंगे आप, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसको? तो भैया अगर आपने ये सूंघ लिया तो जो आप देखते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडी, वहां ये छोड़ दी जाती है कि नहीं? लोग ऐसे हंसते रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। ठीक है, तो 3 न्यूट्रल ऑक्साइड है। कौन कौन? जल्दी बोलो एक बार। CO, NO, N2, ये 3 ही है, याद रखना है आपको। और अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एम्फोटेरिक की। भाई साहब इसकी लिस्ट है, ये लिस्ट ना आपको याद होनी चाहिए। सवाल सीधा सीधा जेई में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा। तो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। एक लिस्ट लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं याद भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं। आप जानते हो जिंक ऑक्साइड क्या होता है? बचपन से पढ़ा होगा, है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ना 2 बार लिखा है मैंने, टेंशन मत लेना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये इनको पढ़ेंगे सिर्फ। जिंक ऑक्साइड है ये, बोलो जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, एंटीमनी, एसपी माने जर्मेनियम। ठीक, अब सुनो, याद कैसे करना, सुनो ध्यान से। एक सिंगर है, सिंगर, उसका नाम है जनाबे अली। क्या नाम? जल्दी बोलो, क्या नाम? जल्दी बोलो। और उसने बहुत ही बेकार गाना गाया। कैसा गाना गाया? ठीक है, तो सिंगर का नाम क्या है? जल्दी बोलो। और कैसा गाना गाया उसने? और उसका गाना सुनने लोग गए थे मणिपुर। कहाँ गए थे सुनने? और उसने गाना गाया पंजाबी। अब मणिपुर में पंजाबी गाना गाओगे जाके तो लोग क्या बोलेंगे कि साला क्या गा रहा है ये आदमी, एनु मैनू तेनू कर रहा है। तो मेरे भाई जनाबे अली गाना गाया पंजाबी। कहाँ गाया? मणिपुर में गाया। और कैसा गाना गाया? बेकार गाना गाया। तो यहाँ देखिए, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। बोलो एक बार जल्दी से। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। और उसका सॉन्ग सुनने लोग कहाँ गए थे? तो आज सब गए मणिपुर सुनने। 2 बार इसलिए लिख दिया मैंने इसको, लाइन मेरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो दोबारा बोलो जैसे एक बार। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब गए मणिपुर सुनने। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सा लिस्ट बताओ ये? तो इसकी लिस्ट भी याद होगी आप लोगों को पक्का। जल्दी नोट करो तेजी के साथ फटाफट। तो अच्छा, वाटर भी इसी में आता है। वाटर न्यूट्रल नहीं होता, वाटर क्या होता है? एम्फोटेरिक। इसको लिख लेना, कैसे याद रखना है अपने को। जनाबे अली ने बिगाड़ गया पंजाबी सॉन्ग, आज सब गए मणिपुर सुनने। सिंपल सा तरीका है, याद रखेंगे इस लिस्ट को। इसमें एक चीज और है, जैसे मान लो कभी लिखा आता है CO2 और आपसे पूछता है कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? CO2, बिकॉज CO तो कैसा ऑक्साइड है? न्यूट्रल। लेकिन मान लो हमें नहीं पता, तो हम कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा नियम है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो, और मेरे भाई मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। CO में कार्बन +2 में है, यहाँ पे 4 है, तो कौन जीतेगा? CO2। अब जैसे मान लो यहाँ उसने आपको लिख के दिया ऐसे NO, N2O, N2O3, N2O5, NO2, इनको अरेंज करो एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को निकालना क्या आता है? जल्दी बोलो, कितना? यहाँ बोलो +4, यहाँ बोलो +3, +5, +4 आता निकालना भाई। अरे पीछे वालों आता नहीं आता? हाँ ना बोलो। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे NO है, यहाँ पे N2, तो N2O 1 है, तो इसका मतलब ये इन पांचों में सबसे कम एसिडिक होगा। नंबर क्या मिल जाएगा इसको? 5। इसको मिल जाएगा 1, इसको मिल जाएगा 2, इसको मिल जाएगा 3 और इसको मिल जाएगा 4। अरेंज करना आ गया। तो मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द। चलो मैं यहाँ देखते चलो, पहले यहाँ रुक जाओ, पहले यहाँ देखो। मैं लिख रहा हूँ P4O10, P4O6, P4O7, P4O9, P4O8, मैंने ये लिख दिया। अब इनमें कंपेयर करना है कि भैया ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो यहाँ निकालो कितना आ जाएगा? 2.5 है
5 आएगा ना यार, 2.5 का है बोल रहा हूँ भैया, हम सूत्र लग गए। 5 यहाँ, 3 यहाँ पे कितना आएगा? 3.5 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4.5, यहाँ कितना आ रहा है? यही आ रहा है। अरेंज कर लोगे ऐसा मान लूं मैं? चलो बहुत बढ़िया। मैं लिख रहा हूं, मान लो MnO2 MnO3, इन्हीं को अरेंज कर लो यार, बोलो। यहाँ कितना? +4, यहाँ कितना? +2, यहाँ कितना? +3, अरेंज कर लोगे? मैं लिखता हूं, मान लो Cl2O3 Cl2O6 Cl2O7, तो Cl2O Cl2O7 Cl2O6 Cl2O अरेंज कर लोगे? यहाँ बोलो कितना? +7, यहाँ बोलो +6, और यहाँ बोलो, है ना? कर लोगे? तो फंडा अपना की पॉइंट क्या, जल्दी बोलो। तो भैया दुनिया में चीजें यहां से हो जाए, बस अपने को पर्चा किसका बनाना है? की पॉइंट का। कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी उसकी? चलो शाबाश, समझो काम पे। हो गया? SO2 SO3 कंपेयर कर लोगे? SO2 SO3 कौन जीतेगा? SO3 +6 होता है उसका, SO2 का +4 होता है। उसको भी लोग लिख लेना यार, वरना बाद में बोलोगे बताया नहीं गया। SO2 SO3, और ये फंडा ना नॉन मेटल ऑक्साइड में लगाना। किसमें लगाना? हाँ, बुद्धि मत लगा देना ज्यादा कि मेटल वाले ने सब कुछ कर दिया। ठीक है, मेटल वाले बेसिक इन नेचर होते हैं। हम किसमें काम कर रहे हैं अभी? एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड से काम कर रहे हैं। ठीक है भाई मेरे। अच्छा मान लो सवाल ऐसा आ गया, यहाँ लिख दिया उसने BeO CaO MgO, इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। मान लो सवाल ये आ गया, और इस बार तो इन सब की स्टेट भी क्या है? +2। अब क्या करोगे? मोर द मेटालिक नेचर मोर द बेसिक स्ट्रेंथ। सिंपल बोलो, क्या बोला मैंने? मोर द मेटालिक नेचर मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेरिलियम ऊपर आता है, उसके नीचे मैग्नीशियम आता है, उसके नीचे कैल्शियम, और टॉप से बॉटम मूव करने पर मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। अभी लिखा है हम लोगों ने, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में। तो इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा होगा? कैल्शियम। मोस्ट मेटालिक विल बी कैल्शियम। तो कैल्शियम के ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। कौन जीतेगा जल्दी बोलो? फिर कौन जीतेगा? और फिर इनफैक्ट ये तो एम्फोटेरिक होता है, ये तो क्या होता है? डायगोनल का एग्जांपल देख रहे हो? BeO भी एम्फोटेरिक है, और इसका तिरछी नजरें किस पे थी? तो BeO भी एम्फोटेरिक है, और Al2O3 भी क्या है? केमिस्ट्री कितनी सुंदर है बताओ, है कि नहीं? वैसे सुंदर क्या है? तो बोला सर मेरी वाली सुंदर है, केमिस्ट्री क्या ही सुंदर है, केमिस्ट्री सुंदर है दोस्त। चलिए जल्दी नोट करिए, फटाफट आगे चलते हैं फिर। तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करना है, एसिडिक कैसे कंपेयर करना है, इसका एक आइडिया लग गया आप लोगों को? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब सुना ध्यान से एक और टॉपिक। पहले मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद ही नोट करना है इस टॉपिक को, ठीक है? तो ध्यान से पहले मेरी कहानी को सुनिएगा। तो जल्दी बताओ, ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम। 14 के बोलो जल्दी से। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड।
15 के जल्दी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। भैया हम ग्रुप 13 के पास गए, हमने उसको बोला कि तुम्हें कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद है। इसने बोला कि सर मैं +3 और +1। क्या पसंद है इसको? +3 और +1, मतलब जो मैक्सिमम में हो और उससे 2 कम। मैक्सिमम कितनी 13 की 3 होती है, उससे 2 कम कर लो 1 है। ये दो का डिफरेंस चलता है। आज हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि दो का डिफरेंस क्यों चलता है, बस कुछ देर बाद। 14 में क्या पसंद है जल्दी बोलो? +4 एंड दो का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? 2। 15 का मन बताओ? +5 एंड +3। मैं बोरोन के पास गया, मैंने बोरोन को 2 उंगली पकड़ाई, बोले कौन सी वाली, +3 वाली की +1 वाली? तो बोरोन ने बोला कि सर मेरे को तो +3 पसंद है। क्या पसंद है इसको? मैंने सबसे पूछा, मैं थैलियम के पास आया, थैलियम को मैंने दोनों ऑप्शन दिए कि +3 +1। थैलियम बोला कि सर मुझे क्या पसंद है? +1। देखो भाई अनोखा खेल चल रहा है। ऐसे जब मैं कार्बन के पास गया, मैंने कार्बन को 2 ऑप्शन दिए, तो कार्बन ने क्या चूज किया होगा? जल्दी बोलो। और जब मैं लेड के पास गया तो इसने क्या चूज किया होगा? +2। मैं नाइट्रोजन के पास गया, अब आप समझदार हो चुके हैं, और इसने क्या चूज किया? मतलब जैसे जैसे मैं टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। दिख रहा है आप लोगों को? ऊपर वाला हाइयर शो कर रहा है, नीचे वाला गिरा हुआ इंसान क्या शो कर रहा है? लोअर। ऊपर वाला हाइयर, नीचे वाला लोअर, ऊपर वाला हाइयर, नीचे वाला लोअर। अब सवाल क्या उठता है कि ऐसा काहे है कि नहीं? व्हाई दिस इज हैपनिंग? तो चलिए ढूंढते हैं। थैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 81, लेड का होता है 82, बिस्मथ का होता है, इसके बाद 84 आएगा, 85 आएगा, 86 इनर्ट गैस जानते हैं आप लोग। तो 81, 82, 83, 84, 85, 86 पता है आप लोगों को? अरे बातचीत करते हैं। तो अगर मैं थैलियम की बात करता हूं, नंबर कितना होता है इसका? 81। 13th ग्रुप में, कौन सा ग्रुप में है? 13। यहां देखो 2s2 2p1, 3s2 बोलो, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब कि इसकी एंडिंग हो रही है 6s2 6p, और तुम जानते हो यहाँ s आएगा, f आएगा, d आएगा, फिर p आएगा, s f d p। याद आ रहा है? मतलब 6s2 6p1 से पहले क्या कांड हो चुके होंगे? 4f14 हो चुका होगा, है ना? और मेरे भाई क्या हो चुका होगा? 5d10 भी हो चुका होगा, और तब बारी आएगी 6p1 की। पक्की बात है कि नहीं बात है? आओ इसके न्यूक्लियस को बनाएं। ये इसका न्यूक्लियस, ये रही 4f की दीवार, ये रही कौन सी दीवार? 5d की, ये रही 6s की, और ये रही 6p की। मैंने बना दिया सबको। अब देखो मेरे भाई, ये रहा 4f, ये रहा 5d, ये रहा 6s, और ये रहा। तो यहां पर जब 14 इलेक्ट्रॉन गए तो उसके बदले यहां क्या बढ़े? 14 प्रोटॉन भी बढ़े होंगे। जब यहां 5d में 10 इलेक्ट्रॉन गए तो उसके बदले 10 प्रोटॉन भी बढ़े होंगे। और 6s में कितने ठो इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ठो। और 6p में 1 ठो। पक्की बात? अब मुझे बता दो, ये f की दीवार और d की दीवार कैसी दीवार होती है? क्या ये प्रेमी जोड़ों के प्यार को रोक पाएगी? हाँ ना तो बोलो। तो मतलब न्यूक्लियस अपनी पूरी ताकत से अपने प्यार को कहां तक पहुंचाएगा? 6s तक। लेकिन 6s की शील्डिंग तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि s की दीवार तो अंबुजा सीमेंट की होती है, वो अच्छी दीवार होती है। वो न्यूक्लियस के प्यार को यहां पार तक पहुंचने, तो क्या तुम देख पा रहे हो कि 6s थोड़ा सा कहां जाएगा? अंदर की तरफ। और जब 6s अंदर को आएगा तो मेरे भाई 6s और 6p की दूरियां क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। साइन हो गया? तुम्हारा नहीं हुआ। जल्दी दो यार, मैडम लोग जल्दी पास करो भाई, कहानी का डिस्टर्ब देखो फ्लो हो गया, जल्दी पास करो, जल्दी मारो, जल्दी फटाफट। उसका ही मारो, नाम बताओ, जल्दी मारो। मेरा भी मार दो। दिखाओ, कान दिखाओ यार। पास करो, पीछे चलेगा क्या? रखो भाई, पीछे रख, दे देना उनको। पास कर, जल्दी पास कर। हाँ चलो बढ़िया। हाँ तो मैं क्या बता रहा था? दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ गया, फिर 6s दूरी बढ़ गई। हाँ हाँ हाँ, दूरी बढ़ गई तो 6s कहाँ गया? अंदर आ गया।
और 6p कहाँ रह गया, बाहर रह गया। अब एक बात बताओ, हम अपने उस खूंखार लौंडे को ले आए, इसको तो पहचानते होंगे, है कि नहीं, पहुंच गया कि इलेक्ट्रॉन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अब मुझे बात बताओ, ये लौंडा जब यहाँ पहुंचा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा यहाँ से, एक, क्योंकि इन दो को तो न्यूक्लियस में कस के, तो इसका मतलब थैलियम वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सिर्फ एक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए थैलियम क्या चार्ज शो करेगा, +1। और क्या आपने देखा कि ये अंदर की जो दो इलेक्ट्रॉन थे 6s वाले, ये बॉन्डिंग में अब नहीं जाएंगे, ये बॉन्डिंग के प्रति इनर्ट हो गए। क्या हो गए बॉन्डिंग के प्रति, अरे बॉन्डिंग पार्टिसिपेट, और बॉन्डिंग के प्रति क्या हो गए। इसीलिए इस इफेक्ट को प्यार से बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ में आई आप लोगों को, तो क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में अंदर के 6s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के प्रति क्या हो जाएंगे, और इसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक ही जाएगा। इसलिए थैलियम क्या शो करना पसंद करता है, +1। अगर हम लेड की बात करें, लेड की एंडिंग होगी 6s2 6p, तो वहां p में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। सेम कहानी, ये अंदर जाएगा, ये बाहर रह जाएगा, लौंडा फिर से आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएगा, 2। और अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के प्रति क्या हो गए, उसका नाम क्या है। अब इसमें कहां गया रे ये बिस्मथ, बिस्मथ की एंडिंग किससे होगी मेरे भाई, 6s2 6p3, पक्की बात है। तो यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएंगे, और न्यूक्लियस का प्यार यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ये अंदर हो जाएगा, ये बाहर रह जाएगा, दूरियां क्या होंगी फिर से, लौंडा फिर आएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, 3। इसलिए मेरे भाई बिस्मथ क्या शो करना पसंद करेगा, +3। क्या ये बात क्लियर हुई, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज, एंड ये होता क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय 4f एंड 5d ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आई, जितना समझ में आया लिख लो।